हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं जो बहुत ही खास है हमारे इतिहास के लिए, हमारे भारत के इतिहास के लिए। और ये जो युद्ध रहा था वो था बैटल ऑफ बक्सर। और ये जो बक्सर का जो युद्ध है वो हमारे आधुनिक भारत के, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी इस युद्ध को देखा जाता था, क्योंकि यह जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ में हुआ था। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के रूप में बक्सर का युद्ध। आप सबों को पता है कि जो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। जैसा आप सबों को पता है कि ये जो बंगाल जो है उस वक्त जब अंग्रेजी शासन चल रहा था हमारे देश में, तो ये जो बंगाल है वो भारत का एक समृद्धशाली क्षेत्र के रूप में माना जाता था। जैसा अब वर्तमान में जो है आपका बांग्लादेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ तक कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी इस बंगाल के क्षेत्र पे आते थे। और उस वक्त जैसा अभी का समय जो है वर्तमान में जो दिल्ली पे अधिकार करता है वो पूरे देश पे अधिकार करता है, लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन था उस वक्त पे जो बंगाल पे अधिकार करता था, बंगाल पे शासन करता था, वो पूरे देश पे शासन करता था, क्योंकि बंगाल उस वक्त पे एक बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र के रूप में माना जाता था। और जो इस क्षेत्र पे राज करता था वो काफ़ी शक्तिशाली भी माना जाता था। तो इसलिए यह जो युद्ध है वो बंगाल जो है वो एक अहम भूमिका निभाने का काम भी किया है। तो ये जो युद्ध हुआ है आपका 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। अब बंगाल के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेज़ों के खिलाफ में युद्ध किया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध में रह के लड़ाई की थी। ठीक है, यहाँ पे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह इन तीनों ने मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ में युद्ध किया था, ऐसी बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन आप सबों को ये भी याद ध्यान रखना है कि जो बंगाल के नवाब है वो कौन थे उस वक्त पे, तो मीर कासिम थे। अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला थे। और जो मुगल बादशाह की बात यहाँ हम देख रहे हैं वो है आपका शाह आलम, ठीक है, द्वितीय। तो इतने सारे कह सकते हैं नवाब मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ में उन्होंने युद्ध किया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, बात आती है अब 23 जून 1757 का। तो ऐसा क्या बात था? तो ये जो घटना है वो बक्सर के युद्ध से पहले घटी थी, और वो घटना थी पलासी का युद्ध। ठीक है, पलासी का युद्ध जो है उसके बाद ही इस बक्सर का युद्ध हुआ था। और यह जो पलासी का जो युद्ध है बक्सर के युद्ध को कराने में एक अलग ही कह सकते थे परिदृश्य के रूप में, मतलब शुरुआत जो बीजारोपण हम लोग जो कहते हैं युद्ध का, वो कह सकते हैं इस पलासी युद्ध से हो चुका था। ठीक है, बात हो गया है 23 जून 1757 का जो पलासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर, ठीक है, उन्होंने विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से मिल गए थे, और जिस कारण से अंग्रेज़ों ने युद्ध में जीत प्राप्त कर लिया था। और जीत जब प्राप्त हो जाता है तो सिराजुद्दौला को मृत्युदंड देकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? विश्वासघात की बात हो रही है। उस वक्त पे जब पलासी का युद्ध हो रहा था तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो उसके सेनापति ने
सिराजुद्दौला को विश्वासघात किया था और उनके सेनापति का नाम मीर जाफर था। जब इसी विश्वासघात के कारण प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार होती है और सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के दौरान उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। फिर उसके बाद मीर जाफर को, जो सेनापति था, उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है। फिर आगे ये भी कहा जाता है कि जो मीर जाफर जो था वो एकदम अंग्रेजों की कठपुतली के माफिक था। अंग्रेज जो कहते थे वही वह करता था। ठीक है। चाहे वो जनता के खिलाफ में क्यों बात ना हो, देश के खिलाफ ही में क्यों ना बात हो, वो सारे के सारे वो कठपुतली के रूप में वो बन चुका था अंग्रेजों का। ठीक है। पर जब वह अंग्रेजों की मनमानियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उनके मांगों को पूरा ना कर सका तो उसको हटाकर उसके दामाद, मतलब मीर कासिम का जो दामाद है, माफ कीजिएगा, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर का जो दामाद है उसको, जिसका नाम मीर कासिम था, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ सारी बातें यहाँ पे आप सबों को शायद समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसा भी आपने समझा कि प्लासी का युद्ध होने के कारण ही एक पृष्ठभूमि तैयार होती है बक्सर का युद्ध का। ठीक है। किसी भी युद्ध की बात अगर हम लोग देखते हैं तो वो अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे कई दिनों से, कई सालों से एक पृष्ठभूमि तैयार होता है। ठीक है। तो अब इस स्लाइड में हम लोग बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। पृष्ठभूमि की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे है कि जो बक्सर की जो लड़ाई हुई है, लड़ाई से पहले एक और लड़ाई हुई थी। ठीक है। जिसको हमने क्या नाम दिया, प्लासी का लड़ाई या प्लासी की युद्ध। ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, तो जिसमें अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र पर मजबूत पकड़ दिलाई। जो ये प्लासी युद्ध है उसी के बाद से अंग्रेजों को इस क्षेत्र पे, मतलब बंगाल वाले क्षेत्र पे, एक कह सकते हैं मजबूत पकड़ बनाने का यह काम किया था। बट वे बिन धोखाधड़ी के माध्यम से ये युद्ध को वे जीते थे। प्लासी की जो लड़ाई हुई है उसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया गया और उसके जगह मीर जाफर को, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, उसको बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और जैसा पिछला स्लाइड में देखी कि वो मात्र एक कठपुतली के रूप में काम किया। ठीक है। लेकिन जब मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ गया तो जो मीर कासिम जो है, मतलब मीर जाफर का जो दामाद है, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो अंग्रेजों ने समर्थन दिया इस बात का, मतलब मीर कासिम का समर्थन उन्होंने किया और कंपनी के दबाव में मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में इस्तीफा देने का फैसला किया। मीर जाफर के लिए 1500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन तय किया गया। ठीक है। मीर जाफर का, वे बंगाल का नवाब तो हट गया लेकिन उसको पेंशन के तौर पे 1500 रुपये प्रति वर्ष दिया जाने का काम किया गया। तो बक्सर के युद्ध का अगर पृष्ठभूमि का बात किया जाए तो प्लासी का युद्ध जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाया है। चलिए इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे प्रमुख कारण के बारे में बक्सर की युद्ध होने के। ठीक है। तो जो मीर कासिम जो है वो स्वतंत्र होना चाहता था। ठीक है। मीर कासिम कौन था, वो बंगाल का नवाब था और मीर जाफर का क्या था, दामाद था। ठीक है। और वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में रहना चाहता था और उसने अपनी राजधानी जो है वो कलकत्ता से मुंगेर किला स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। जिसके कारण से अंग्रेजों में रोष पैदा हो गया था। फिर मीर कासिम जो है उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किया, जिनमें से कुछ ब्रिटिशों के साथ सीधे संपर्क में थे, जिनके कारण से जितने भी विदेशी विशेषज्ञ हैं वे लोग
कह सकते हैं ब्रिटिशों के पक्ष में भी यहाँ पे काम उन्होंने किया था और इस कारण से भी बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे है कि उन्होंने भारतीय व्यापारियों और अंग्रेजों के साथ एक जैसा व्यवहार किया। किसने? मीर कासिम ने। और साथ ही साथ अंग्रेजों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी व्यापारी थे, चाहे वह भारतीय थे वह अंग्रेज थे, उन दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाता था, ऐसी बातें कही गई है। लेकिन जितने भी अंग्रेज थे उनको विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे साफ साफ यही होता है कि जो अंग्रेज सरकार है, इसको कह सकते हैं उन्होंने अपने इज्जत की बात हो गई है और वे अपने आप को वे सोच नहीं पाए कि मीर जो कासिम है वो कैसे कि हमें विशेष अधिकार नहीं दे सकता है, ऐसी बातें। आगे है कि इन कारकों ने अंग्रेजों को उसे उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और 1763 ईस्वी में मीर कासिम और कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक है, ये सारे के सारे कारण हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा परिणाम की बात देख लेते हैं। परिणाम की बात क्या है? 22 अक्टूबर का दिन है, सन 1764 का है, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की इस युद्ध में हार होती है। ठीक है, बक्सर के युद्ध में। आगे ये है कि मेजर हेक्टर मुनरो ने निर्णायक लड़ाई जीती और इसमें रॉबर्ट क्लाइव का प्रमुख भूमिका रहा था, रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, और उत्तर भारत में अंग्रेज एक महान शक्ति बन गए बक्सर युद्ध के बाद में। मीर जाफर जो बंगाल का नवाब था, उसने अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान, चटगांव जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक है, और अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी, सिवाय नमक पर 2% शुल्क के। यहाँ पे अंग्रेज जब बक्सर के युद्ध जीतते हैं और अपनी शक्ति को वे और अधिक बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आता है बंगाल पर शुल्क देने की, जो व्यापार के दौरान दिया जाता है उसकी शुल्क मुक्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के लिए। पर जो नमक के लिए जो व्यापार की बात है, वहाँ पे 2% शुल्क के साथ उन्हें व्यापार करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने इस परिणाम के में जो हम लोग देखे हैं, इस परिणाम का जो बाद होता है आखिरी में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? इलाहाबाद की संधि की बात हम लोग देखते हैं, जिस इलाहाबाद संधि में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब, उन तीनों के बीच में एक राजनीतिक समझौता होता है। तो क्या था समझौता भाई? समझौता ये था कि जो इलाहाबाद संधि था इन तीनों के बीच में हुआ था। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में, मतलब जो अवध के नवाब थे उनके बीच में क्या क्या हुई इस संधि के दौरान। इस संधि के दौरान जितना भी क्षति हुआ कंपनी को, है ना, युद्ध के दौरान, तो कंपनी को 50 लाख रुपए भुगतान के लिए उन्हें बाध्य किया गया। और साथ ही उन्हें बलवंत सिंह, ठीक है, जो बनारस के जमींदार थे, उनको अपनी संपत्ति का पूर्ण कब्जा देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में जो इलाहाबाद संधि हुई, तो क्या क्या हुआ इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में शाह आलम को इलाहाबाद में रहने का आदेश दे दिया गया, जिसे शुजाउद्दौला ने कंपनी के संरक्षण में उसे सौंप दिया। किसे सौंपा? शाह आलम को। और आगे ये कहा गया कि सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले में, ठीक है, भुगतान के बदले की बात हो रहा है, 26 लाख रुपए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया गया। मतलब 26 लाख रुपए के बदले में, और दीवानी कह सकते हैं एक टैक्स के रूप में, ठीक है, परसेंटेज। आगे ये भी है कि शाह आलम को उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों जैसे सैन्य सुरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए देने का प्रावधान
का पालन करना पड़ा। ठीक है, शाह आलम को। तो इस तरह से ये था आपका इलाहाबाद संधि, जो हुआ था आपका 1765 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए ये था आज का आखिरी वीडियो स्लाइड। और इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें जानी हैं कि किस प्रकार से ये जो बंगाल क्षेत्र है वो कैसा समृद्धशाली क्षेत्र रहा है, और इस क्षेत्र को पाने के लिए कई नवाब लगे हुए थे, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि इन सारी बातों के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।